हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने 15 सब्जेक्टिव की बात कर ली थी, आज 15 पेडागोजी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हिंदी की पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है। कल हमने 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करा दिए थे कि हमारे पेडागोजी के हैं। पहला है प्रथम भाषा, दूसरा है द्वितीय भाषा, तीसरा है गृह भाषा, चौथा है मातृभाषा। तो बताइए वो कौन सी भाषा होती है जिसको अध्यापक की मदद से हम औपचारिक स्थितियों में सिखा सकते हैं। सही आंसर हो जाए हमारा ऑप्शन बी, द्वितीय भाषा। ठीक है, वह भाषा हमारी द्वितीय भाषा होती है जिसको हम अध्यापक की मदद से जो औपचारिक स्थितियाँ होती है उसमें भी सिखा सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि द्वितीय भाषा को हम अध्यापक की मदद से औपचारिक जो स्थितियाँ होती हैं उसमें भी सिखा सकते हैं। अध्यापक जो छात्र होते हैं उनको संवाद करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करके भाषा निर्देश में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। टीचर्स क्या होता है कि छात्रों के साथ बातें करता है, यानी संवाद करता है और जो उसे संसाधन जरूरत होते हैं उनको प्रदान करता है। और किसके रूप में भूमिका निभाता है? सूत्रधार के रूप में इम्पोर्टेंट पार्ट वो प्ले करता है। नेक्स्ट है रचनावादी उपागम संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न है कि ये मुख्यतः ऑप्शन ए के अर्थ पर बल देता है और अपेक्षा करता है कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान सीखे जाएं। ऑप्शन बी है कि जो नियम है उन पर बल देता है और ये अपेक्षा करता है कि जो अर्थ हैं वो प्रक्रिया के दौरान समझे जाएं। तीसरा है कि नियमों के प्रयोग और जो ज्ञान होता है उस पर बल देता है और चौथा है कि जो ड्रिल और आदत होती हैं उनके निर्माण पर बल देता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ पर बल देता है और ये अपेक्षा करता है कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान क्या किए जाएं, सीखे जाएं। ठीक है, जो रचनावादी उपागम होता है उसमें संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में ये अलग होता है, यानी कि ये भिन्न होता है क्योंकि हम अर्थ पर बल देते हैं और ये भी अपेक्षा करते हैं कि जो नियम है वो प्रक्रिया के दौरान क्या किए जाएं, सीखे जाएं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि रचनावादी उपागम जो है वो संप्रेषणात्मक उपागम से इस मायने में भिन्न होता है कि ये मुख्यतः बल देता है अर्थ पर और अपेक्षा करता है कि नियम जो हैं वो प्रक्रिया के दौरान सीख लिए जाएं। नेक्स्ट है कि किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है आदेशात्मक उपागम, ऑप्शन सी है वर्णनात्मक उपागम और ऑप्शन डी है संरचनात्मक उपागम। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, आदेशात्मक उपागम। ठीक है, आदेशात्मक उपागम होता है उसमें लोगों को सुझाव देने के बजाय जो सीधे सीधे ये कह दिया जाता है कि उन्हें करना है तो क्या करना है। ठीक है, ये आदेश दे दिया जाता है, सुझाव वगैरह नहीं देते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेनेशन भी है कि आदेशात्मक उपागम के अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और वहीं रचनात्मक उपागम क्या होता है? इसमें ये ऐसी विचरण विधि होती है जिसमें छात्रों का जो पूर्व ज्ञान यानी पहले का ज्ञान होता है, उनकी जो आस्थाएं होती हैं और जो उनके कौशल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सबसे अच्छा ये रचनात्मक उपागम ही होता है क्योंकि इसमें छात्र इन्वॉल्व होते हैं, उनके ज्ञान इन्वॉल्व होता है, उनका कौशल इन्वॉल्व होता है, लेकिन आदेशात्मक में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं। यानी कि जब आपके अभ्यास या करवा रहे हैं कुछ भी बच्चों के साथ तो उनके शिक्षार्थियों की जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से आप परिवर्तन कर देते हैं तो उसे कहते क्या हैं। ऑप्शन ए अभिग्रहण कहते हैं, ऑप्शन बी है अनुकूलन कहते हैं, ऑप्शन सी है मूल्यांकन कहते हैं और ऑप्शन डी है समीक्षा कहते हैं। तो सही आंसर हमें अनुकूलन ही लग रहा है, ऑप्शन बी, कि उसे हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, अनुकूलन। जरा देख लीजिए हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है उनके अवसर परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि हम उनके अनुसार अनुकूल कर देते हैं, उनके अनुकूल बना देते हैं, तो इसे ही तो हम अनुकूलन कहेंगे ना। वहीं अभिग्रहण क्या होता है? आशुबेल ने ये सिद्ध किया कि अभिग्रहण रटकर नहीं बल्कि समझकर भी हो सकता है। आशुबेल
गोयल ने क्या कहा था कि जो अभिग्रहण होता है ये रटकर नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, समझकर, अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से होता है, ना कि रोट मेमोराइजेशन से। अभिग्रहण सीखना दो प्रकार से होता है, एक होता है रटकर और दूसरा होता है अर्थपूर्ण। तो रटकर मतलब रट्टा मारना होता है, तो इससे अगर आप सीख भी लेंगे, मान लीजिए किसी की थ्योरी याद करनी है तो आपने रट्टा मार लिया, लेकिन अर्थपूर्ण ये बहुत अच्छा होगा, अगर आपने उसका अर्थ ही समझ लिया तो आप उसे लाइफ टाइम तक याद रखेंगे। जैसे आपने बचपन से लेकर आज तक जितना भी पढ़ा होगा आपको कुछ नहीं उसमें से याद हुआ होगा, क्योंकि उसमें आपने रट्टा मारा था। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सीखा होगा, जो प्रैक्टिकल किया होगा, वो आप तक अभी तक याद दिया होगा। तो वही होता है कि अर्थपूर्ण विज्ञान सीखना बहुत सही होता है। नेक्स्ट है कि योगात्मक आकलन। ऑप्शन ए है कि निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है। ऑप्शन सी है कि जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है। और ऑप्शन डी है कि शिक्षार्थियों के अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जो योगात्मक आकलन है वो शिक्षार्थियों के अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है, नहीं प्रयोग किया जाता है। क्या होता है योगात्मक मूल्यांकन? जो योगात्मक आकलन होता है वो शिक्षार्थियों का अध्ययन यानी लर्निंग में और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि योगात्मक आकलन शिक्षार्थियों के अध्ययन और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयोग होता है और छात्रों की विषय से संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं और जो कमजोरियाँ होती हैं उनको ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, बच्चों के अंदर कई सारी समस्याएं होती हैं, कई सारी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको ज्ञात करना ही निदानात्मक परीक्षण होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि किस उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन ए है समग्र भाषा, ऑप्शन बी है रचनावादी, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक और ऑप्शन डी है व्यवहारवादी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समग्र भाषा। ठीक है, समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत कोई बच्चा होता है, उसको कई शब्द जो उसने लिखा है उसकी वर्तनी गलत है, उसके बावजूद भी उसे समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक दिए जाते हैं। तो ये सब समग्र भाषा में ही होता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पेडागोजी है हिंदी के सब्जेक्टिव, तो बहुत ईजी आप आसानी से कर लेंगे, पर पेडागोजी में बहुत कंफ्यूज होंगे, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना। एक्सप्लेनेशन है कि समग्र भाषा उपागम के अंतर्गत किसी बच्चे को कई शब्दों की वर्तनी गलत लिखने के बावजूद भी उसके समग्र भाषा प्रयोग के लिए अच्छे अंक जो होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो ये किस प्रकार का पठन कहलाता है। देखो कई सारे शब्द होंगे जो अगर हम अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए आंसर इजी होगा। इसने हमसे पूछा है कि विशिष्ट सूचना, ठीक है, जब हम कोई विशिष्ट सूचना को जानना चाहते हैं और पाठ्य सामग्री इसलिए पढ़ते हैं तो वह पठन कैसा कहलाता है। तो ऑप्शन ए है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन बी है बारीकी से पठन, ऑप्शन सी है एक्स्ट्रापोलेशन यानी पाठ्य के बाहर जाना और ऑप्शन डी है विश्लेषण। देखो विशिष्ट सूचना है तो मतलब सरसरी तौर पर तो होगा नहीं, सरसरी तौर पर होता है जब हमें कुछ ऐसे ही जानना होता है तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाठ्य के बाहर जाने से मतलब नहीं है, विश्लेषण भी नहीं है, लेकिन हमें विशिष्ट सूचना चाहिए और किसी को पढ़ रहे हैं पाठ्य सामग्री को विशिष्ट सूचना जानने के लिए तो हम बारीकी से उसका पठन करेंगे। जब तक हम बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो तब तक हम उस विशिष्ट सूचना को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो वह कहलाता है बारीकी से पठन। और ये कई तरह से होता है, जैसे कि सौस्वर पठन, मौन यानी चुप रहकर बिल्कुल पढ़ना, गहन यानी अंदर जाकर पढ़ना, व्यापक ये पठन होता है। ठीक है, ये हमारा 4 फरवरी 2023 को पूछा गया था। नेक्स्ट है कि दो उत्पादक भाषा कौशलों में कौन से शामिल हैं। ऑप्शन ए है पठन और लेखन यानी पढ़ना और लिखना, ऑप्शन बी है श्रवण और वाचन यानी कि सुनना और आपका बोलना, ऑप्शन सी है श्रवण और पाठन यानी कि सुनना और पढ़ना और ऑप्शन डी है वाचन और लेखन यानी कि आपका बोलना और लिखना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी वाचन और लेखन। दो उत्पादक भाषा कौशलों में होते हैं वाचन और लेखन, यानी लिखना और बोलना जो होता है वो शामिल होता है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि वाचन और लेखन कौशल दो उत्पादक भाषा कौशलों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम भाषा वे भाषा है जो बच्चे, आप अपने ऊपर रख कर देखिए कि पहली भाषा कौन सी भाषा होती है जो बच्चे। ऑप्शन ए है कि विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है जिससे वो अपने आसपास के परिवेश से सीख सके, क्या वो प्रथम भाषा होती है। दूसरा होती है कि बिना प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं, हमें कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता है प्रथम भाषा सीखने के लिए। तीसरा है कि औपचारिक स्थितियों में सीख लेते हैं और चौथा है कि औपचारिक स्थितियों में हम उसे अर्जित कर लेते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। सबसे अच्छा यही है कि प्रथम भाषा जो होती है इसे मातृभाषा भी कह सकते हैं, तो इसके लिए हमें कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारे आसपास के परिवेश से, जैसे मम्मी पापा बोलते हैं, घर में लोग बाकी बोलते हैं, जैसा वो माहौल होता है उसी के हिसाब से हम सीख लेते हैं। तो क्या होता है कि प्रथम भाषा वे भाषा होती है जो बच्चे बिना प्रयास किए ज़्यादा अपने आसपास के परिवेश से अर्जित कर लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि प्रथम भाषा वे भाषा है जो बच्चे बिना विशेष प्रयास किए अपने आसपास के परिवेश से अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का उत्पादन का और बोध है। ऑप्शन ए है शास्त्र विज्ञान, ऑप्शन बी है आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी है श्रवानिकी और ऑप्शन डी है वाक्य विन्यास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रवानिकी। ठीक है, श्रवानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं कि श्रवानिकी ध्वनि का उत्पादन और बोध है। स्वर विज्ञान क्या होता है? श्रवानिकी या स्वन विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोले जाने वाली जो ध्वनि होती है उनका अध्ययन करते हैं। तो स्वर विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि मानव द्वारा जाने जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। पहला है कि विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, दूसरा है कि विद्यार्थी संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ऑप्शन सी है कि विद्यार्थी व्याकरण नियम होते हैं उस पर ध्यान देते हैं, और चौथा है कि विद्यार्थी ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि विद्यार्थी व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं। ये नहीं है, हमसे नहीं पूछा था, हमसे पूछा था इसमें से श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है। तो ये हमारा जो विद्यार्थी आदर्श भाषा सुनते हैं, संवाद की प्रत्येक पंक्ति दोहराते हैं, ड्रिल प्रतिरूपों में विकल्प का अभ्यास करते हैं, ये सभी हैं, लेकिन व्याकरण नियमों पर ध्यान देते हैं ये नहीं है और नहीं पूछा था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उपयुक्त निम्नलिखित विकल्पों में विद्यार्थी व्याकरणिक जो नियम होते हैं उस पर ध्यान देते हैं, श्रव्य भाषिक ड्रिल का अंश नहीं है, जबकि अन्य सभी ये ड्रिल का अंश होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मोहित करता है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन बी है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी उपागम और ऑप्शन डी है समग्र भाषा उपागम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, कौन सा उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मोहित करता है? तो वो संप्रेषणात्मक उपागम होता है जो प्रवाह को सम्मोहित करता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि संप्रेषणात्मक उपागम मुख्यतः प्रवाह को सम्मोहित करता है, और जो संरचनात्मक उपागम होता है इसके अंतर्गत एक संरचना में परिवर्तन आने से इसकी जो संपूर्ण व्यवस्था होती है उस पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी। पहला है कि पाठ के साथ जो अंतःक्रिया करना, दूसरा है कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसका इस्तेमाल करना, तीसरा है कि पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, और चौथा है कि प्रत्येक शब्द को पढ़ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक शब्द को पढ़ना। ठीक है, कौन सी गतिविधि अर्थ आधारित गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगी, नहीं पूछा था, तो प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये नहीं, जबकि पाठ के साथ अंतःक्रिया करना, पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान का इस्तेमाल करना, पढ़ना और फिर उसी का वृत्तांत दूसरों के सामने सुनाना, ये सभी गतिविधि अर्थ आधारित के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, लेकिन जो प्रत्येक शब्द को पढ़ना ये नहीं आएगी।
नेक्स्ट है कि अधिगम योजना के बारे में क्या सही है। ऑप्शन ए है लचीलापन का अभाव, ऑप्शन बी है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी है बाल केंद्रित और ऑप्शन डी है एक ही तरीके पर आधारित। तो हमसे पूछा है अधिगम योजना, सही पूछा है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित है, जबकि लचीलापन अध्यापक और एक ही तरीके पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि अधिगम योजना के बारे में बाल केंद्रित सही है, जबकि बाकी तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट है गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है त्रुटि विश्लेषण, ऑप्शन बी है तुलनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी है वाक्य विश्लेषण, ऑप्शन डी है शब्द विश्लेषण। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए त्रुटि विश्लेषण। गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि गलतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन आज पेडागोजी के हो गए। 50 सब्जेक्टिव कल करा लिए थे और इंग्लिश का जो हमारा प्रीवियस ईयर है सीटेट का पेपर ये हम कल लेकर आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही होम एजुकेशन के नाम से हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।